हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी क्विज। एस्पिरेंट, आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 देखेंगे इसका, जो कि हमारा प्राचीन भारत चल रहा था। इसमें 4 चैप्टर हैं, तो आज इसमें दूसरा चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मिक्स है, अशोक के बारे में बताया गया है और मगध के बारे में भी लगभग इस चैप्टर में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट किया गया है, केवल हम उसी पर ध्यान देंगे। ठीक है, इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये तो बस क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए ज्यादा काम का है। ठीक है, तो हमें जो भी इम्पोर्टेंट है हम अपना इसमें से निकाल लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रीसेप ने ब्राह्मणी खरोपी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है, इस लिपि का उपयोग सबसे पहले अभिलेख और सिक्के में किया जाता था। ठीक है, और कुछ अभिलेखों पर राजा अशोक का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो मतलब ये आगे टॉपिक इसी चैप्टर में आपको आगे भी मिलेगा। तो इसमें कहा गया है जो मतलब जेम्स था ना, तो इसने मतलब जो अशोक के अभिलेख थे उसकी लिपियों को खोजा। ठीक है, और उनका अर्थ निकाला था। ठीक है, तो इस चीज को बस आपको यहाँ इतना सा ही ध्यान रखना है। ठीक है, एंड अब आगे देखते हैं आगे क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए। आगे है 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो 6th क्लास में तो आपने विस्तार में पढ़ा होगा, चलो यहाँ भी देखते हैं। तो कौन कौन से थे, तो वे वज्जी, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार, अवंती। ठीक है, ये 16 थे इंपोर्टेंट, फिलहाल यहाँ लिखे गए। ठीक है, और अधिकांश महाजनपद, तो सबसे पहले एक बार समझते हैं जनपद कैसे बने थे, शायद आप भूल गए हों। देखो, सबसे पहले आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी तो नगरी सभ्यता थी, हालांकि उसके बाद फिर लोग गांव की तरफ रहने लगे थे। ठीक है, तो जब गांव की तरफ रहने लगे थे तो वहां कबीले वगैरह होते थे, तो वे सब मिलकर बनाते थे जन। ठीक है, जन बनाते थे, मान लो ये जन है छोटा सा। ठीक, अब ये और बड़ा विकसित होगा तो ये बन जाएगा जनपद। ठीक है, ये बन गया जनपद। अब ये और ज्यादा विकसित हो गया तो ये क्या बन गया, आपका महाजनपद। ठीक है, तो समझ सकते हैं, जैसे ये हम गांव मान सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जनपद है वो डिस्ट्रिक्ट, और वैसे भी आपने देखा होगा सरकारी जो कागज होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट को जनपद ही लिखा जाता है। ठीक है, और फिर आपका बनता है महाजनपद। तो महाजनपद को हम राज्य मान सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक महाजनपद है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें ये बताया गया है कि जो ये महाजनपद थे इन पर राज्य कैसे चलता था। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन रहता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोग का समूह शासन करता था। मतलब एक तरफ तो महाजनपद ऐसे थे जहां राजा सीधा शासन कर रहे थे, और एक तरफ ऐसे महाजनपद थे जहां गण और संघ नामक ग्रुप रहते थे और वे सब शासन करते थे। ठीक है, उनकी खासियत क्या थी, वहां सभी लोग राजा होते थे। कोई क्या, और आपको पता होगा तो महावीर, बुद्ध इन्हीं से संबंधित थे। ठीक है, ओके, तो ये वज्जी, संघ, ठीक है, ये सब इनसे संबंधित थे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आगे आपका दिया गया है, आपका ये शब्दावलियां दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी सभी इंपोर्टेंट होती हैं, ये आपको जरूर नोट्स करनी है। ठीक है, इन्हें तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी। ठीक है, तो प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, अजात शत्रु और अशोक जैसे शासक के नाम प्राकृत भाषा में लिखे, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेख से प्राप्त हुए। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृति जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषा भी बोलते थे, लेकिन उसका उपयोग लेख कार्य में नहीं किया जाता था। ठीक है, तो मतलब जो अशोक थे, देखा होगा आपका, उन्होंने तो पूरे भारत पर अखंड शासन था उनका। ठीक है, तो जगह जगह पर, तो इसलिए तमिल वमिल के भी वहां ये सब प्राकृत में बोली जाती थी। ठीक है, और उन्हीं को वो अपने अभिलेखों पर अपने कानून जो भी अशोक के आदेश होते थे उनको उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और ज्यादा इस पेज पर कुछ नहीं है आपका। ठीक है, तो अब समझने वाला थोड़ा आपका यहाँ है। तो ये है आपके जनपद, 16 महाजनपद आपका।
तो वंश ये रहा, अंग ये रहा, ठीक है, मगध ये रहा, और आपका बज्जी ये है, वत्स ये है, चोदी ये है, और अस्मक ये रहा, ठीक है, फिर गांधार ये, तक्षशिला ये, ठीक है। तो एक तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था, तो आपको कंफ्यूजन ये भी होती है, जो आपका तक्षशिला महाविश्वविद्यालय था वो पुराना है, या फिर आपका जो बिहार में था नालंदा विश्वविद्यालय वो पुराना है। तो सबसे पहले आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, उसके बाद नालंदा, ठीक है। तो बस ये चीज यहाँ आपको ये ध्यान रखनी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और इन्हें आप अपने नोट्स पर मतलब बना लेना मैप की सहायता से, ठीक है। और नोट्स तो आपको मिलते ही रहते हैं, तो इसके भी मिलेंगे, ठीक है। आगे कुछ काम का नहीं है। अब फिर देखना है 16 महाजनपद में कुछ देखते हैं इसमें, जैसे मगध के बारे में देखते हैं। तो मगध आधुनिक बिहार जनपद था। क्यों था? क्योंकि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी थी, ठीक, लोहे की खदानें थी जिससे हथियार बनाना आसान था, ठीक है। जंगलों से हाथी उपलब्ध थे, क्योंकि उन हाथियों से बहुत सारे काम कराए जा सकते थे, ठीक है। इसलिए ये मगध ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया महाजनपद, ठीक है। बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्मनवी शासक थे, ठीक है। प्रारंभ में राजगृह, आधुनिक बिहार के राजगृह का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी, ठीक है। और इस शब्द का मतलब होता है राजगिरी, मतलब राजाओं का घर, ठीक है। तो बस आपका ये इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जो आपके अभी आप एक पिक्चर देखोगे तो ये आपके जो महाजनपद होते थे ना, तो इनमें भी किलाबंदी की जाती थी, ठीक है। तो जैसे ये आपको यहाँ ये दीवार दिख रही होंगी, तो ये किलाबंदी की गई थी, ठीक है। तो ये अब तक आपको यहाँ ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिलहाल इनके कुछ ही अवशेष बच रहे हैं, तो ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। इन्होंने हम मौर्य वंश के बारे में भी दे रखा है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगनिस्तीस द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ये जो मेगनिस्तीस थी, ये चंद्रगुप्त के दरबारी के जो राजदूत थे ना, उन्होंने ये लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें भी वर्णन किया गया था इसका, ठीक है। और फिर ये अर्थशास्त्र ये किसने लिखी? ये कौटिल्य या चाणक्य ने, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के मंत्री थे, ठीक है। ये इन्होंने लिखी थी, ठीक है। आगे वे देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्थर और पालिश किए हुए स्तंभ पर लिखवाए थे, ठीक है। तो वही अपने इन्होंने अभिलेख लिखवाए थे। ये आपने 6th में तो मतलब थोड़ा आइडिया ले लिया होगा अभिलेख क्या होते हैं। चलो नहीं है तो जैसे कोई पत्थर होता है उस पर लेख लिखवा दिए अशोक ने, ठीक है। जैसे अपने कोई कानून, जैसे हमारे साम्राज्य में ये कानून चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे, तो अपने उन्होंने अभिलेख लिखवा दिए, ये इस प्रकार होता था, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं इसमें अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्मा का प्रचार किया। इनका धम्मा था बाद में ये जब कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद मतलब ये बहुत निंदा महसूस करते हैं कि ये मैंने बहुत गलत किया, कितना खून खराबा, तो उसके बाद ये धम्मा का प्रचार करते हैं, ठीक है। तो वो इसके बारे में यहाँ इसमें लिख रखा है, ठीक है। फिर देखते हैं साम्राज्य का इनका प्रशासन कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्री, ठीक है, और 4 प्रांत कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, ठीक है, ताकसी और स्वर्णगिरी, ठीक है। आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, ठीक है, तक हर स्थान पर जैसे संदेश उत्कीर्ण करवाए थे, ठीक है। तो इन्होंने अगर मैप में देखा जाए तो भारत के, तो इन्होंने मतलब हर जगह पर अपने संदेश उत्कीर्ण करा दिए, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान क्षेत्र में भी, उत्तराखंड में भी, और देखा जाए तो दक्षिण क्षेत्र में भी, हर जगह इन्होंने अपने कानून उत्कीर्ण करा दिए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये इनके वे स्थान हैं जहां जहां इन्होंने अपने अभिलेख करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ आपको इनको मतलब डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ कलिंग के बारे में भी दे रखा है, जो कलिंग को इन्होंने जीता था युद्ध करके, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें मैग्निस्टीज ने सैनिक की गतिविधियों के संचार के लिए
एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। ठीक है, यानी ये सब कार्य कैसे करते थे, तो ये 6 प्रकार के थे। तो इसमें देखते हैं, एक का काम था नौसेना का संगठन करना, ठीक है, और दूसरे यातायात खाने पीने का संचार करते थे। ठीक है, 2 टाइप के देख लिए। पहला टाइप नौसेना का संचार करता था, ठीक है, और दूसरा खाने पीने का इंतजाम करता था, और जो तीसरा था वो था आपका पैदल सैनिकों का संचार, वो पैदल सैनिकों संचार, और चौथा अश्व, ठीक है, मतलब जो अश्व की देखभाल, ठीक है, और पांचवा था रथ यानी कि रथों पर, ठीक है, और छठे का काम था हथियार का संचार करना। ठीक है, तो इस प्रकार इन 6 का काम था। ठीक है, दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था, ठीक है, सैनिक के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिक की देखभाल करना। ठीक है, तो आप बिल्कुल मतलब की पॉइंट में नोट करना, आप अपने ज्यादा बिल्कुल जैसे यहाँ जो इम्पोर्टेंट हुआ है ना, आप ये गलती मत कर देना कि आप अपने नोट्सों में जो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट यहाँ करे गए मतलब इन्हें बिल्कुल ऐसे ही पेन डाउन कर ले। ठीक है, ऐसा मत करना, इसमें से भी आपको बहुत इंपोर्टेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और आपका यहाँ लिखा गया है सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना। ठीक है, और नोट्स वगैरह इसको करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स आपको ऐसी बनाने हैं जो 1 पेज या 1.5 पेज में ही कंप्लीट हो जाए, ज्यादा पेज में इनके नोट्स नहीं आने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है इसमें, खैर ये जो देविक राजा वाला है ये भी आपका इतना वो है नहीं, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको करना है कुषाण। ठीक है, तो कुषाण आपको नोट कर लेना है इसमें, और कुषाण के आगे लिख लेना है देविक राजा, या अपने आप को देवताओं के समान मानने वाला राजा। ठीक है, तो बस इसमें आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, और इसके फिर सिक्के वगैरह ये भी आपको यहाँ नोट करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद का जो स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग परिस्थितियां, ठीक है, राजा हरिसेन ने जो स्वयं गुप्त सम्राट के संबंध सबसे शक्तिशाली समुद्रगुप्त के राजकवि ने लिखी है। ठीक है, तो ये प्रयाग में परिस्थितियां मिली हैं। ठीक है, और बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा की मूर्ति। ठीक है, तो ये आप उस राजा की मूर्ति देख सकते हो। ठीक है, हाँ, अब ये जो आपकी ये झील है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सूर्यदर्शन झील के बारे में देखना है इसमें। ठीक है, तो यह झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थायी राज्यपाल द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, मौर्य काल के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और आगे फिर जो शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से कराई थी। तो ये किसके शासक थे, ये थे शक के। ठीक है, तो ये शक के शासक थे, और इन्होंने अपने खर्चे पर इस झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है, और फिर आपको इसमें ध्यान रखना है, गुप्त वंश के एक शासक ने फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, गुप्त वंश के शासक ने फिर इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये बनवाई किसने थी, तो ये मौर्य काल में बनी थी, उसके राज दरबारी ने बनवाई थी। इसका अपने पैसों पर मरम्मत किसने करवाई थी, तो रुद्रदमन ने करवाई थी। ठीक है, और फिर गुप्त वंश के शासक, ठीक है, तो गुप्त वंश के शासक ने इसकी फिर से मरम्मत कराई थी, उसका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक है, तो चलो अब आगे मूव करते हैं। आगे इसमें देखते हैं, ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण समाज और विभिन्नता। ठीक है, तो पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसान और जमींदार के लिए किया जाता था। ठीक है, और बड़े बड़े जमींदार ग्राम प्रधान शक्तिशाली। तो इनमें 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं बस, बेलदार बड़े जमींदार, हलवा या उर्रुर, ठीक है, और दास अदमई। ओके, तो इनको आपको 3 शब्द याद रखनी है बस। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ ठीक नहीं इसमें। ठीक है, और आगे इसमें बस आप कुछ भी ध्यान नहीं देना यहाँ, क्योंकि ये हमारे काम का यहाँ है नहीं। ओके, ठीक,
फिर एक आपका आता है शब्द श्रेणी, ठीक है। तो ये आपको नोट्स करने की श्रेणी क्या होती थी, व्यापारियों के संघ, जैसे व्यापारी के समूह होते थे तो उनको श्रेणी बोलते थे, ठीक है। तो आपको नोट करनी है अपने उसमें के पॉइंट बना बना के, श्रेणी, श्रेणी किसे बोलते थे, तो ये बोलते थे व्यापारी के समूह को, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हर चीज इसमें नोट करनी है, ठीक है। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि पूरी लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने कई बार बताया इसमें सारी चीज हमारे लिए काम की नहीं है, ठीक है। बस काम का है हमारा जो हाईलाइट किया गया यही शब्द हमारे कुछ काम के हैं, ठीक है। और आर एस शर्मा में या फिर आप सतीश चंद्र पढ़ोगे तो इससे पढ़ने के बाद तो आपको हिस्ट्री में कुछ छूना ही नहीं है। ये सोचना भी नहीं है कि प्राचीन भारत के लिए अब फिर और क्या पढ़े हम, ठीक है। तो ये आपकी आर एस शर्मा ये लास्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें सारी बात आ जाएंगी। और जब आप यूपीएससी के टाइम पर आओगे तो बस आप एक ही किताब आर एस शर्मा को ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी को इतने ध्यान से नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बस आपका यही लास्ट बचता है, ठीक है। तो इसमें अशोक के उसमें बताया था, ठीक है। तो अब इसे यहाँ ध्यान से देख लेते हैं। जेम्स प्रिस्पे ने, ठीक है, तो ब्राह्मणी लिपि की मतलब इन्होंने अर्थ निकाला था, ठीक है। और फिर खरोष्टी लिपि, ठीक है, पश्चिमोत्तर के अभिलेख में हिंद यूनानी राजा, ठीक, इन सिक्कों के राजाओं के नाम मिले हैं, ठीक है। हिंदू यूनानी जो राजा थे इन सिक्कों पर नाम मिले हैं, ठीक है। यूनान और खरोष्टी में लिखी गई थी, यूनानी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया है अर्थ कैसे निकाला गया था, ठीक है। तो जेम्स प्रिस्पेन ने निकाला था, ठीक है। और यूपीएससी ने ये बात पूछा था कि अशोक के जो अभिलेख थे उनकी भाषाओं का अर्थ किसने निकाला, ठीक है। तो जेम्स प्रिस्पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। और इसमें आपको, ठीक है, ये जो आपको शब्दावली दी गई है, ठीक है, तो इन्हें आपको थोड़ा जो भी आपको इंपोर्टेंट लगे तो उन्हें आपको अपने नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे अशोक का शासन, ठीक, इस प्रकार आपको अरबों पर सिंध पर विजय, ठीक है, अरबों की सिंध पर विजय, तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। और इंपोर्टेंट अब इसमें कुछ ही इतना बचा नहीं, ठीक है। तो वो जो हाईलाइट किए गए थे उन्हीं को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।